अकेले नहीं बल्कि समाज में रहता है। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम, मान्यताएं और व्यवहार विकसित होते हैं, जिन्हें हम संस्था कहते हैं। आइए आज संस्था की अवधारणा को विस्तार से समझते हैं। मानव समाज अनेक नियमों, मान्यताओं, परंपराओं और संगठित व्यवस्थाओं पर आधारित होता है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो स्थायी सामाजिक व्यवस्था विकसित होते हैं, उसे संस्था कहा जाता है। संस्था समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। परिवार, विवाह, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, राज्य प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। चलिए अब इसके अर्थ को देखते हैं। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि यह नियमों, कार्य प्रणालियों और मानदंडों की एक प्रमुख व्यवस्था है। यह समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का ढांचा होता है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह अमूर्त होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। उदाहरण के लिए विवाह, परिवार, जाति, शिक्षा प्रणाली या कानून। परिभाषा है, मैकावले और पेज के अनुसार संस्था कार्य करने की स्थापित तरीकों या प्रक्रियाओं का समूह, अर्थात समाज में किसी कार्य को करने के लिए कुछ निश्चित नियम, परंपराएं और तरीके बनाए जाते हैं। इन स्थापित तरीकों के समूह को ही संस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए विवाह संस्था में विवाह करने के निश्चित नियम और रीति रिवाज होते हैं। शिक्षा संस्था में पढ़ाई, परीक्षा, प्रवेश आदि की निश्चित प्रक्रियाएं होती है। अर्थात मैकावे और पेज ने संस्था को नियमों और कार्य प्रणालियों का समूह मानते हैं। दूसरा है बोगार्डस के अनुसार संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है जो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात संस्था समाज की एक संगठित व्यवस्था है जिसका उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए परिवार संस्था प्रेम, सुरक्षा और बच्चों के पालन पोषण की आवश्यकता पूरी करती है। आर्थिक संस्था लोगों की आजीविका और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। धार्मिक संस्था लोगों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अर्थात बोगार्डस संस्था को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सामाजिक व्यवस्था मानते हैं। आगे देखते हैं संस्था की विशेषताएं। पहला है निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक संस्था का एक विशेष उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए परिवार का उद्देश्य बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण करना। शिक्षा संस्था का उद्देश्य ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना। विवाह संस्था का उद्देश्य सामाजिक रूप से स्वीकृत दाम्पत्य जीवन स्थापित करना। दूसरा है सामाजिक स्वीकृति। संस्था के नियमों और कार्यों को समाज की मान्यता प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए विवाह सामाजिक रूप से स्वीकृत संबंध है। विद्यालय में परीक्षा और प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकार की जाती है। तीसरा है नियमों एवं मानदंडों पर आधारित। हर संस्था कुछ नियमों और मानदंडों के अनुसार कार्य करती है। उदाहरण के लिए परिवार में माता पिता का सम्मान करना एक सामाजिक नियम है। विद्यालय में समय पर उपस्थित होना, अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। अगला है स्थायित्व। संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है और लंबे समय तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए परिवार संस्था हजारों वर्षों से समाज में विद्यमान है। धर्म और विवाह जैसी संस्थाएं भी लंबे समय से चली आ रही है। अगला है सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति। संस्थाएं समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करती है। उदाहरण के लिए शिक्षा संस्था ज्ञान की आवश्यकता को पूरी करती है। आर्थिक संस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की आवश्यकता पूरी करती है। अगला है सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक। संस्थाएं समाज की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाती है। उदाहरण के लिए परिवार बच्चों को भाषा, रीति रिवाज और नैतिक मूल्य सिखाता है। धार्मिक संस्थाएं धार्मिक परंपराओं का संरक्षण करती है। सामाजिक नियंत्रण का साधन। संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। उदाहरण के लिए परिवार बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देता है। धर्म लोगों को नैतिक आचरण की प्रेरणा देता है। अगला है संरचना एवं संगठन। प्रत्येक संस्था की अपनी एक निश्चित संरचना होती है। उदाहरण के लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। परिवार में माता पिता, बच्चे, अन्य सदस्य होते हैं। अगला है प्रतीकों का प्रयोग। अनेक संस्थाओं के अपने प्रतीक होते हैं जो उनकी पहचान दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए विवाह में मंगलसूत्र, सिंदूर और वरमाला। शिक्षा संस्था में डिग्री, प्रमाण पत्र, विद्यालय का प्रतीक चिन्ह। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। उदाहरण के लिए परिवार में त्योहार मनाने की परंपरा बच्चों को सिखाई जाती है। धार्मिक रीति रिवाज पीढ़ियों तक हस्तांतरित होते रहते हैं। अगला है अमूर्त स्वरूप। संस्था स्वयं दिखाई नहीं देती बल्कि उनके नियम, मानदंड और कार्य दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए परिवार एक संस्था है लेकिन हम परिवार के सदस्यों को देखते हैं। शिक्षा एक संस्था है लेकिन हम विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थियों को देखते हैं। निष्कर्ष, सामाजिक संस्थाएं समाज के आधारशिला है। वे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है, संस्कृति का संरक्षण करती तथा व्यक्तियों के व्यवहार को
दिशा प्रदान करती है। परिवार, शिक्षा, धर्म, विवाह और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाओं के बिना समाज का सुचारू रूप से संचालन संभव नहीं है। संस्था के कार्य, पहला है सामाजिक नियंत्रण। संस्थाएं समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखती है। वे लोगों को यह बताती कि कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा अनुचित। उदाहरण के लिए परिवार बच्चों को शिष्टाचार और नैतिकता सिखाता है। कानून और न्यायालय अपराधों पर नियंत्रण रखते हैं। धर्म लोगों को नैतिक आचरण के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक संस्था समाज की किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करती है। उदाहरण के लिए परिवार प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण की आवश्यकता पूरी करता है। शिक्षा संस्था ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। आर्थिक संस्था भोजन, वस्त्र और आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला है समाजीकरण। संस्थाएं व्यक्ति को समाज के नियम, मूल्य और संस्कृति सिखाती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा परिवार से भाषा, व्यवहार सीखता है, जबकि विद्यालय से अनुशासन, सहयोग, नागरिकता के गुण सीखता है। अगला है सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बनाए रखना। संस्थाएं समाज में संतुलन और स्थायी बनाए रखती है। उदाहरण के लिए यदि विवाह संस्था न हो तो पारिवारिक जीवन और बच्चों के पालन पोषण में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। अगला है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। संस्थाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति, परंपराएं, मूल्य पहुंचाती है। उदाहरण के लिए परिवार बच्चों को रीति रिवाज और परंपराएं सिखाता है। धार्मिक संस्थाएं त्योहारों और धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाती है। सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। संस्थाएं लोगों को सहयोग, सामंजस्य और एकता की भावना विकसित करती है। उदाहरण के लिए विद्यालय में समूह कार्य विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करता है। अगला है व्यक्तियों को भूमिका और दर्जा प्रदान करना। संस्थाएं व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और भूमिका निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए परिवार में कोई पिता, माता, पुत्र या पुत्री की भूमिका निभाता है। विद्यालय में शिक्षक और छात्र की भूमिका निर्धारित होती है। अगला है व्यक्तित्व विकास। संस्थाएं व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास में सहायता करती है। उदाहरण के लिए विद्यालय छात्रों में नेतृत्व, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। अगला है सामाजिक परिवर्तन में सहायता। संस्थाएं समय के साथ समाज में परिवर्तन लाने का भी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा संस्थाओं ने महिला की शिक्षा को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया है। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। सामाजिक संस्थाएं समाज के आधारशिला है। वे सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सामाजिक व्यवस्था, एकता और व्यक्तित्व विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। इनके बिना समाज का सुचारू संचालन संभव नहीं है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझे। सुखपुर गांव की सामाजिक संस्थाएं। एक समय की बात है, सुखपुर नाम का एक गांव था। गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। बच्चों की देखभाल कौन करेगा, शिक्षा कौन देगा, लोगों के बीच झगड़े कैसे सुलझेंगे, अच्छे बुरे का ज्ञान कौन देगा। तब गांव के लोगों ने कुछ स्थायी व्यवस्थाएं बनाई। यही व्यवस्थाएं आगे चलकर संस्थाएं कहलाई। निश्चित उद्देश्य, गांव में सबसे पहले परिवार बना। परिवार का उद्देश्य था बच्चों का पालन पोषण करना और उन्हें अच्छे संस्कार देना। फिर विद्यालय बना, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना था। इसे समझ में आया कि हर संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है। सामाजिक स्वीकृति, गांव वालों ने तय किया कि विवाह समाज की अनुमति से होगा। सभी ने इस नियम को स्वीकार किया, इसलिए विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत संस्था बन गया। नियमों एवं मानदंडों पर आधारित विद्यालय में नियम बनाया गया। सभी बच्चे समय पर आएंगे। परिवार में नियम था कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। हर संस्था कुछ नियमों और मानदंडों पर आधारित होती है। स्थायित्व, साल बीतते गए, पीढ़ियां बदल गई, लेकिन परिवार, विवाह और शिक्षा की व्यवस्था बनी रही, इसलिए संस्थाएं स्थायी होती है। सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति, लोगों को भोजन, वस्त्र और रोजगार चाहिए था, इसलिए गांव में बाजार और खेती की व्यवस्था विकसित हुई। आर्थिक संस्था लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। सांस्कृतिक मूल्यों की बहार, दादी हर साल दीपावली और होली की कहानियां बच्चों को सुनाती थी। बच्चे वही परंपराएं आगे सीखते गए। परिवार और धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते। सामाजिक नियंत्रण का साधन, एक बार गांव का एक लड़का चोरी करने लगा। परिवार ने उसे समझाया, धर्मगुरु ने नैतिक शिक्षा दी और पंचायत ने चेतावनी दी। संस्थाएं लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। संरचना एवं संगठन, विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी थे। परिवार में माता पिता और बच्चे थे। हर संस्था की अपनी संरचना होती है। प्रतीकों का प्रयोग, गांव में विवाह के समय दुल्हन सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती थी। विद्यालय का अपना प्रतीक चिन्ह था। संस्थाओं के अपने प्रतीक होते। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, दादा ने अपने बेटे की खेती सिखाई, बेटे ने अपने बेटे को। त्योहार मनाने की परंपरा भी आगे बढ़ती रही। संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अमूर्त स्वरूप, कोई भी परिवार को छू नहीं सकता। हम केवल परिवार के सदस्यों को देख सकते, इसी तरह शिक्षा को नहीं देख सकते, लेकिन विद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों को देख सकते, इसलिए संस्था अमूर्त होती है। अब इसके कार्य को समझे।
सामाजिक नियंत्रण, गांव के लोग नियमों का पालन करते थे क्योंकि परिवार, धर्म और पंचायत उन्हें सही गलत सिखाते थे। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, परिवार बच्चों का पालन पोषण करता था, विद्यालय शिक्षा देता था और बाजार वस्तुएं उपलब्ध कराता था। समाजीकरण, बच्चे परिवार से बोलना, चलना और व्यवहार करना सीखते थे। विद्यालय उन्हें अनुशासन और सहयोग सिखाता था। सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता, सभी संस्थाएं अपने अपने कार्य कर रही थी, इसलिए गांव में शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, त्योहार, रीति रिवाज और परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। सामाजिक एकता और सहयोग, गांव के लोग मिलकर त्योहार मनाते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। भूमिका और दर्जा प्रदान करना, कोई पिता था, कोई माता, कोई शिक्षक और कोई छात्र। हर व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका थी। व्यक्तित्व विकास, विद्यालय और परिवार बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व और नैतिक गुण विकसित करते थे। सामाजिक परिवर्तन, समय के साथ गांव में लड़कियों के लिए भी विद्यालय खोला गया, अब लड़कियां भी पढ़ने लगी। शिक्षा संस्था ने सामाजिक परिवर्तन लाने की मदद की। तो इस प्रकार से ये जो विषय है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।